बड़े बड़े सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस में बीएससी एनिमेशन पढ़ा रहे हैं, उसमें उनको नॉलेज कुछ नहीं होता है। वो इंडस्ट्री रेडी नहीं करवा पाते। क्यों नहीं करवा पाते हैं? क्योंकि खुद को नॉलेज हो तब ना। अपनी एनिमेशन इंडस्ट्री क्यों पीछे जा रही है? क्यों जो एसएस राजमौली बड़े डायरेक्टर हैं उनको बाहर टैलेंट ढूंढना पड़ रहा है? याद रहे आपको डिजिटल मजदूर नहीं बनना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ये शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। ये 2012 की बात है। मैं नया 12th पास आउट किया था। मैं बचपन से ही क्रिएटिव था। मैं छोटे में स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाता था, वो भी विंडोज मूवी मेकर में। तो मैंने अपनी माँ और पापा से शेयर किया कि मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट है। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में देखा, वहाँ पे एनिमेशन उस वक्त नहीं पढ़ाया जाता था। तब हम लोगों ने गूगल में सर्च मारा, तब स्लो स्पीड आती थी इंटरनेट की। स्पॉन्सर्ड पेजेस पहले ही आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो नहीं आते। तो मेरा फोकस इंस्टीट्यूशन में गया। वो एक रेप्यूटेड चैनल का था, टीवी चैनल। वहां पे एनिमेशन पढ़ाया जाता था। मैं नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन बता देता हूँ कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी भी रन कर रहे हैं। और वो बीएससी इन एनिमेशन और डिप्लोमा इन एनिमेशन या डिप्लोमा इन वीएफएक्स या डिप्लोमा इन गेम डिजाइनिंग, अभी उनकी दुकान चल रही है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं अभी आपको इस चीज के बारे में भी बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। तो मैंने वहां पे जाके पढ़ाई की, ठीक है ना, सो कॉल्ड पढ़ाई। 2012 की बात बता रहा हूँ। मंथली फीस मेरी उस वक्त 20,000 रुपए वो लोग फीस लेते थे। मतलब पापा ही पे करते थे ना, पापा पैसे देते थे, इतनी महंगा इंस्टॉलमेंट लेते थे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां पे हम लोगों को एनिमेशन के नाम पे जो ठगा गया है, पहले तो क्या हुआ, 90% चीजें पढ़ाई नहीं है। इन्होंने क्या पढ़ाया है? सिर्फ कि फोटोशॉप कैसे चलाना है, एडोब इलस्ट्रेटर कैसे चलाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, ठीक है पढ़ाया, पर आपने एडवर्टाइज किया ना कि आप हम लोग को एनिमेशन पढ़ाओगे। आप एनिमेशन की डिग्री दे रहे हो या डिप्लोमा दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, ठीक है ना। तो वो चीज तो हुई नहीं। अगर आप किसी भी एनिमेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो उनसे कुछ क्वेश्चंस कर लेना पहले ही। पहला क्वेश्चन ये करना कि आपके पास जो फैकल्टी है वो उसको पूरा ज्ञान है, और उस फैकल्टी को बुलाना, उससे सीधा क्वेश्चन पूछना कि ये बताओ डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, ये बताओ डिजाइन थिंकिंग के जो 5 पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे एम्पैथाइज करते हैं, एम्पैथाइज कैसे किया जाता है डिजाइन थिंकिंग के अंदर, डिफाइन कैसे किया जाता है डिजाइन थिंकिंग के अंदर, आइडिएट कैसे करते हैं, प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट कैसे करते हैं, ये भी पूछना। ये सारे पॉइंट्स पूछना। अगर वो नहीं बता पाया और कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दे पाया उसका, तो उस फैकल्टी को कुछ आता नहीं। चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ डिजाइन थिंकिंग होती क्या है, ठीक है ना। तुम्हारा भाई है यहाँ पे, टेंशन ना ले। देखो यार, बात ये है कि एज एन आर्टिस्ट और एज अ डिजाइनर हमें अपनी ऑडियंस या मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से काम करना होता है। हवा में तीर नहीं मारते हम लोग, एक पूरा डिसिप्लिन फॉलो करना होता है भाई, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म होता है, और इसको समझने के लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। चलिए पहले से शुरू करते हैं, जिसका नाम है एम्पैथाइज। मतलब अपने ऑडियंस या प्लेयर, अगर वीडियो गेम या यूआई यूएक्स जैसी चीज है तो, या व्यूअर को समझना। उन्हें आपका आर्ट या डिजाइन या एनिमेशन देखकर, समझकर, यूटिलाइज करने के बाद क्या फील होता है, उस चीज को समझना भाई। चलो अब दूसरे पे चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफाइन करना। कहीं कहीं इसको प्रॉब्लम डिफाइन करना भी बोला जाता है। अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हमेशा 4W और 1H के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम लोग कभी कभी 5 का भी बोलते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे। 4W 1H का मतलब ये होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। पर इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? हम लोग इसको 5 का बोलते हैं ना। मतलब ये सिंपल भाषा में हमारे टीचर्स बोलते थे 5 का। मतलब क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे। अब इसको इस तरह से समझो, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, आप ये प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो, आपका इस प्रोडक्ट का यूजर कौन है, इस प्रोडक्ट को कहाँ लॉन्च करोगे और इसको कैसे बनाओगे। ये होते हैं 5 का या फिर 4W 1H। गॉट इट?
चलो नंबर 3 की तरफ पहुंचते हैं। अभी हम लोगों ने एम्पैथाइज और डिफाइन के बारे में बात कर ली। अब तीसरा है आइडिएट, जिसमें हम लोग काफी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करते हैं। जैसे अगर कोई चीज बना रहे होते हैं, डिजाइनिंग करनी होती है, ड्राइंग करनी होती है, तो काफी सारे रफ स्केचेस, सिलुएट बनानी होती है। इसमें हम लोग डिजाइन रिसर्च भी करते हैं, जिसमें लिटरेचर रिव्यू होता है कि इससे पहले किसी ने कुछ बनाया तो नहीं था इस तरीके का। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हम लोग प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को एनालाइज करते हैं। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम लोग खुद से जाके कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है किसी का। उसके बाद फिर हम लोग इस चीज को एनालाइज करके इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, मतलब कंक्लूजन निकालते हैं कि हम लोग को अब करना क्या है। गॉट इट? ऐसे ही नहीं काम होता है भाई। चलो हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। अभी हम लोगों ने एम्पैथाइज कर लिया, डिफाइन कर लिया, आइडिएट कर लिया, ठीक है ना। प्रोटोटाइप क्या होता है भाई? जो भी हम लोगों ने चीजें बनाई, एक तरीके का डमी बनाना, समझ रहे हो ना। मतलब ये चीज ऐसी दिख सकती है, जैसे कि कैरेक्टर शीट्स बना देना, कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना, या फिर एनवायरनमेंट डिजाइन कर देना पहले फ्रंट और बैक और साइड व्यू से, मतलब ना हर एंगल से दिखाना एनवायरनमेंट, अलग अलग मल्टीपल एंगल्स, पर्सपेक्टिव में दिखाना, ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिखाना, अलग अलग चीजें। प्रॉप डिजाइनिंग में भी ऐसा ही होता है कि हम लोग मल्टीपल व्यूज दिखाना होता है हम लोगों को। या फिर अगर जैसे कभी 3D में अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो 3D का एक स्केच बना देना, 3D मतलब 3D ब्लॉकआउट्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो बेसिकली हम लोग एक तरीके का डमी बना रहे हैं। ये डमी फाइनल वर्जन नहीं होता है, लेकिन एक टेस्ट करने के लिए या फिर ओवरऑल समझने के लिए कि कैसा बन सकता है, मतलब ना एक्सप्लोर करना हम लोग मेन। उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप। जो भी आपने प्रोटोटाइप बनाया है उसको हम लोग करते हैं टेस्ट। चाहे वो हम लोग कहीं से फीडबैक लेके टेस्ट करें, जैसे कि हम लोग किसी डायरेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं तो उनसे फीडबैक लेना, चाहे हम लोग किसी बुक पब्लिशर के अंडर में काम कर रहे हैं उनसे फीडबैक लेना, चाहे हम लोग अपने एक बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं तो उनसे फीडबैक लेना, या फिर अगर खुद से बना रहे हो तो फिर जो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनसे फीडबैक लेना, टेस्ट करना पहले। उसके बाद समझना कि भाई इसको हम लोग कैसे और अच्छा बना सकते हैं। जो फीडबैक तुम्हारे पास आ गया, या फिर क्या पता ये भी हो सकता है कि इस चीज के लिए अभी ऑडियंस अभी रेडी नहीं है, तो फिर ये भी पता चल जाता है हम लोग को टेस्ट टाइम में। तो इसको बोलते हैं, जैसे मूवीज में भी होता है ना, मूवीज में भी कि टेस्ट स्क्रीनिंग हो रही है और मूवी को डमी ऑडियंस को दिखाया जा रहा है जिन्होंने कभी पैसे नहीं दिए, लेकिन वो उनको दिखा रहे हैं, और मूवी भी अनफिनिश्ड वर्जन होती है। तो ये भी तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने सारे स्टेप्स बताए ना, पांचों के पांचों, ये नॉन लीनियर है। जैसे आप एम्पैथाइज से डिफाइन करके आइडिएट कर रहे हो, तो आइडिएट में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप डिफाइन में वापस नहीं जा सकते। आप वापस जा सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली बार अपना कैनवस ओपन करने से पहले प्लीज डिजाइन थिंकिंग का जरूर इस्तेमाल करें, उससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है ना। अगर आपने डिजाइन थिंकिंग के बारे में नहीं सोचा तो उससे होता यही है कि भाई आप यही सोचते रह जाओगे कि भाई बनाना क्या है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये चीजें मुझे कहीं किसी टीचर ने नहीं बताई थी, किसी एनिमेशन इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। ये मैंने खुद जानी। कैसे जानी? जब मैं BFA कर रहा था और MBA कर रहा था, ठीक है ना, वहां पे मैंने पढ़ाई की इन सब चीजों के बारे में। जब मैंने बैचलर इन विजुअल आर्ट कंप्लीट किया था तो मैंने 4 साल का फ्रीलांस वर्क किया था। तो उस फ्रीलांस वर्क के दौरान मैंने अलग अलग टूल्स सीखे, जिसमें से एक बहुत बढ़िया टूल था जिसका नाम है ब्लेंडर। आप ब्लेंडर में कुछ भी कर सकते हैं, 3D, 2D, एनीथिंग, VFX, कुछ भी। इमेजिनेशन ही लिमिटेशन होती है। तो मैंने इमेजिन किया क्यों ना हम लोग 3D एनिमेशन को 2D की तरह दिखाएं, क्योंकि ये फीचर एग्जिस्ट करता है ब्लेंडर के अंदर। इस चीज को अचीव कैसे किया जाए? इसको अचीव करने का तरीका है, पहले आप 3D मॉडल बनाएं, उसमें टून शेडेड डालें। टून शेडेड के बाद ग्रीस पेंसिल लाइन आर्ट मॉडिफायर यूज करें। लाइन आर्ट मॉडिफायर ऐसा होता है कि वो 3D के ऊपर एक 2D आउटलाइन प्रोजेक्ट कर देता है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। अच्छा, अभी भी मेरे काफी सारे कुलीग्स हैं जो ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, और ये वाला वर्क फ्लो देख के उनका सर चकरा जाता है कि भाई 3D से 2D तुम कैसे बना लेते हो। अरे उनको तो बेसिक चीज नहीं मालूम कि एनिमेशन होता क्या है। मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि एनिमेशन का मतलब बताओ, तो फिर मैं यही बताता हूँ। एनिमेशन का मतलब होता है द इल्यूजन ऑफ मोशन एंड द इल्यूजन ऑफ लाइफ। कैसे आप भ्रम पैदा कर रहे हैं लाइफ का, जान का।
फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे कठपुतलियों के शोज देखा कभी होगा आपने, तो उसमें भी आप एक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हुए दिखा रहे हो, भले ही वो उसको आप स्ट्रिंग के थ्रू दिखा रहे हो, पर लेकिन आप एनिमेट तो कर ही रहे हो। वही सेम चीज अभी यहाँ डिजिटल स्पेस में होती है, जिसको हम लोग 3D एनिमेशन बोलते हैं। कठपुतली वो भी है। वैसे भी एनिमेशन 6 प्रकार के होते हैं। पहला स्टॉप मोशन एनिमेशन, दूसरा मोशन ग्राफिक्स, तीसरा 2D एनिमेशन जिसको हम लोग क्लासिकल ट्रेडिशनल एनिमेशन भी बोलते हैं अगर उनको पेंसिल और पेपर से किया जा रहा हो तो, चौथा 3D एनिमेशन, हाई डिमांड एनिमेशन है इसकी, पांचवा पपेट एनिमेशन जिसमें एनिमेट्रॉनिक्स आते हैं, छठा हाइब्रिड एनिमेशन जिसमें हम लोग अलग अलग एनिमेशन को मिक्स करके एक नया एनिमेशन बनाते हैं, और एनिमेशन को हिंदी में चलचित्र कला भी बोला जाता है। अच्छा बेचारे फैकल्टी को भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैकल्टी को तो हम लोग बोल नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि ये लोगों को नॉलेज नहीं होती, इन लोगों को जो ये लोग बड़े बड़े सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस में BSc एनिमेशन पढ़ा रहे हैं उसमें उनको नॉलेज कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन एक टीचर से पूछ लिया, सर ये बता दो डिजाइन रिसर्च कैसे की जाती है। वो टीचर पगला गया, कहता डिजाइन रिसर्च, ओके तुम गूगल में सर्च कर लो मिल जाएगा, गूगल में सर्च कर लो मिल जाएगा, मतलब हद होती है। मैं यहाँ पे तुम्हारे इंस्टीट्यूशन को पैसे दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पैशनेट हूँ अपने काम के लिए, मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है, और तुम मुझसे कह रहे हो गूगल में सर्च कर लो। ऐसा होता है क्या? मैंने गूगल में सर्च किया और दूसरे दिन जाके उन्हीं से पूछ लिया कि सर मैंने तो पता कर लिया डिजाइन रिसर्च, चलिए आपको तो पता ही होगा डिजाइन रिसर्च में क्या क्या होता है। उन्होंने कहा हाँ पता है। मैंने कहा सर ये बताइए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में फर्क क्या है? अब जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। क्वालिटेटिव मतलब इमोशनल वाली जो चीजें होती है ना, वो इमोशनल डेटा होता है, जैसे एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये क्वालिटेटिव डेटा होता है। क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है वो मेजरमेंट किया जा सकता है, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर या बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव होती है। तो मैंने सर से पूछ लिया कि सर आप ये बताओ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा कैसे कलेक्ट करता है, क्योंकि वो तो हम लोग को काफी सारी चीजें समझा रहे थे ना कि भाई स्टूडियो के हिसाब से काम करना होता है, इंडस्ट्री के हिसाब से काम करना होता है। तो फिर जब हिसाब से काम करना होता है तो फिर बताओ ना किस हिसाब से काम करना होता है, डिजाइन रिसर्च तो बताओ कैसे होती है। वैसे उनका बड़ा हिलेरियस सा जवाब आया कि भाई क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जो क्वांटिटी बेस्ड होता है और क्वालिटेटिव जो क्वालिटी बेस्ड होता है। मतलब एक रेप्यूटेड टीचर से ये आंसर की उम्मीद नहीं थी। फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया सर प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में फर्क क्या होता है? वो मुझसे बिल्कुल इरिटेट होकर जवाब दे रहा है कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन तो वो होती है जो भाई तुम्हें न्यूज़पेपर में मिलती है। मैंने कहा न्यूज़पेपर में मिलती? सर वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन वो होती है जो हम लोग खुद जाके, कहते तुमको इतना ही पता है तो जाके खुद इंस्टीट्यूट खोल लो ना। मैंने कहा वाओ, टीचर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक दिन हमारे जो ड्राइंग वाले टीचर थे उनसे मैंने ऐसे ही पूछा सर ये जेस्चर ड्राइंग कैसे की जाती है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा जेस्चर ड्राइंग हाँ यहाँ पे तो हो नहीं सकती क्योंकि थोड़ा उसमें न्यूड आर्ट वाली चीज़ें होती है ना। मैंने कहा हाँ समझ में आता है। चलो उनका आर्ग्यूमेंट ठीक था। फिर मैंने उनसे कहा कि सर आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कब समझाओ? इरिटेट हो गए। अब ड्राइंग के नाम पे उन्होंने सर्कल्स बनाना ही सिखाए, थोड़ा बहुत 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बताया, 2 पॉइंट बता नहीं पा रहे थे। 1 पॉइंट जब पता चल गया तो हम लोगों ने 2 पॉइंट 3 पॉइंट हम लोगों ने इंटरनेट पे देख के मर की स्पीड जो आती थी उसमें हम लोगों ने सर्च किया और पढ़ा। हम लोगों ने यूट्यूब से ही पढ़ते थे। अच्छा ये चीज मुझे बाद में पता चली कि जो ये टीचर्स थे जो इरिटेटेड क्यों रहते थे, ये लोग इरिटेट इसलिए रहते थे क्योंकि इनके यहाँ जो काम होता था वो फिशी होता था। इसको इस तरीके से समझो, टीचर को टीच करने के लिए हायर किया जाता था, पर ये जो इंस्टीट्यूशंस होता था ना ये अपना पर्सनल काम करवाते थे। जैसे कि अपना छोटा सा आउटसोर्सिंग स्टूडियो खोल दिया। तुम यही सोचो कि एक बड़ा सा इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा, खतरनाक बंदा, वो एक टटपुंजिये से एनिमेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाने क्यों आएगा, वो भी 25 से 30 हजार की नौकरी में। प्रैक्टिकली सोचो ना, ये ज्यादातर BFA और MFA पास आउट होता है या फिर कभी कभी उसी इंस्टीट्यूट के पास आउट होता है जिस इंस्टीट्यूट में एनिमेशन पढ़ा होता है ना। They don't teach organizational behavior. For example, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही तो काम करोगे, स्टूडियो एक ऑर्गेनाइजेशन ही तो होती है, उसमें तुम काम करोगे, उसमें कैसे बिहेव करना होता है। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें इंसल्ट कर रहा है या क्रिटिक कर रहा है, उसको कैसे तुम मैनेज करोगे, कैसे तुम समझोगे कि ये इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, और कैसे अपना एंगर मैनेजमेंट करोगे, कैसे टीम को कोऑर्डिनेट करोगे कि आपस में टीम अच्छे से काम करे। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ही पार्ट होता है।
अरे एक किस्सा तो बताना मैं भूल ही गया यार। एक किस्सा सुनो। एक बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि सर कोई भी चीज को मार्केट करने के लिए हम लोग को कैसे काम करना होता है, तो उन्होंने कहा मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करना होता है हम लोग को। मैंने कहा सर मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एक ही चीज होती है? उन्होंने कहा हाँ। जब मैं MBA कर रहा था तब मेरे वहाँ टीचर्स ने मुझे बताया कि मार्केटिंग का मतलब एडवर्टीजमेंट करना नहीं होता भाई। मार्केटिंग का मतलब होता है अपनी ऑडियंस या अपने एंड कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से काम करना। इसको इस तरीके से समझो, हम लोग उस चीज पे काम करते हैं जो हमें बनाना पसंद है और हम अपने हिसाब से स्टोरीज और अपने हिसाब से कैरेक्टर्स बनाते हैं, पर हम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे एंड कंज्यूमर को चाहिए क्या। अगर आपको लगता है कि अच्छी आर्ट बनाने से या एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करने से आपका घर चल जाएगा, तो प्लीज ये दिमाग से फितूर हटा लो, क्योंकि हम जैसे एनिमेटर्स, डिजाइनर और आर्टिस्ट को मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स सीखने की सख्त जरूरत है। बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि एडवर्टाइजमेंट चलाना या पेड एड्स चलाना, मतलब ना सिंपल प्रमोशनल चीजें करना। मार्केटिंग का मतलब होता है सही प्रोडक्ट को सही लोगों तक, सही जगह पर, सही कीमत पर पहुंचाना। बिजनेस की सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, मार्केटिंग का मेन गोल होता है कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना और उस वैल्यू के बदले में पैसे कमाना। अब चाहे वो एक फ्रीलांस स्टूडियो कमाए या कोई भी एक बड़ा सा बिग जायंट स्टूडियो कमाए। तो गाइस मार्केटिंग मिक्स में 5 तरीके के पीज होते हैं। P फॉर पैरेट वाले जैसे ना P, वैसे तो 4 होते थे लेकिन अब 5 हो गए क्योंकि डिजिटल एरा है अब। पहला पिलर है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में क्या ऑफर कर रहे हो, क्या वो आपकी कोई 3D एनिमेशन सर्विस है या कोई कस्टम कैरेक्टर डिजाइन है या कोई डिजिटल एसेट है। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल होता ये है, आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर या कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। बेसिकली इट्स अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। चलो गाइस अब हम लोग पिलर 2 पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइस, यानी आपके काम की कीमत। प्राइस तय करते वक्त सिर्फ ये मत देखो कि बनाते वक्त आपका खर्चा कितना है, आपको और भी चीजें देखनी होती है। आप इस चीज पे रिसर्च करो कि आपका कॉम्पिटिटर किस प्राइस में सेल कर रहा है। आप इस चीज में रिसर्च करो कि आपका जो क्लाइंट है वो कितना देने के लिए तैयार है, जिसको हम लोग परसीव्ड वैल्यू भी बोलते हैं। चलो गाइस अब हम लोग 3rd पिलर पे पहुंचते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेस। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फॉर एग्जाम्पल आपका बनाया हुआ एनिमेशन क्लाइंट तक पहुंचेगा कैसे। कहीं इसको आर्ट स्टेशन या CG ट्रेडर्स इन सब में शोकेस या सेल आउट कर रहे हो या किसी भी फ्रीलांस वेबसाइट में सेल आउट कर रहे हो। चलो भाई अब हम लोग 4th पिलर तक पहुंचते हैं, जिसको बोलते हैं प्रमोशन। आपने टॉप क्लास क्वालिटी का पोर्टफोलियो बना लिया और किसी को पता ही नहीं है आपके बारे में, आपका काम लोगों तक पहुंचा ही नहीं है, तो आपको और काम कैसे मिलेगा। क्योंकि प्रमोशन का मतलब होता है मार्केट के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना। कम्युनिटी नेटवर्किंग और जैसे लिंक्डइन में आपने लोगों को कनेक्शंस में रख लिया या और अलग अलग तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो को शोकेस किया। अपने पोर्टफोलियो को प्रमोट करने के भी तरीके होते हैं। अब 5वां पिलर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपल। आप अगर फ्रीलांस काम कर रहे हो या आप खुद एक स्टूडियो चला रहे हो, तो आपका जो सर्विस आप दे रहे हो लोगों को, आपका जो बिहेवियर है वो एक वैल्यू क्रिएशन कर रहा है एक तरीके से। इस चीज को हम लोग क्लाइंट हैंडलिंग बिहेवियर भी बोलते हैं। अगर क्लाइंट को हैंडल करना आ गया, आपको मैनेज करना आ गया, लोगों को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ गया, उनकी प्रॉब्लम को सही टाइम पे सॉल्व करना आ गया, तो भाई आपके मज़े ही मज़े हैं। आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी उस चीज़ की जिसकी बात हो रही है ठीक है ना। बस इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी किसी भी क्लाइंट को उसको ज्यादा इरिटेट ना करो, क्योंकि आपको वहां से पैसे मिल रहे। उनसे इरिटेट हो रहे हो, मैं जानता हूँ, जैसे लोग कर देते हैं। मैं उनको भी कहूंगा, जैसे जो क्लाइंट्स होते हैं और जो बड़े स्टूडियोज होते हैं, उनसे भी कहूंगा कि आप अगर जब किसी से काम भी करवा रहे हो तो प्लीज उनको इस तरीके से रिस्पेक्ट दो कि भाई वो आपका काम कर रहे हैं। अगर आपका काम नहीं होगा तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, ठीक है ना, आपका बिजनेस रन नहीं होगा। तो प्लीज दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। कोई एक दूसरे को काटे ना भाई, कोई आपका नौकर नहीं है या कोई आपका मालिक नहीं है, ठीक है ना, ऐसा वाला चीजें नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। हम लोग का मेन प्रॉब्लम ये था और अभी भी है कि ये इंस्टीट्यूशंस स्टूडियो के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे, एंड कंज्यूमर के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे। हम लोग को पढ़ा ये रहे हैं 10 साल 15 साल पुराना कोर्स, और वो भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस कुछ ऑनलाइन भी आ गए कि भाई हम ऑनलाइन तुम्हें पढ़ाएंगे। अच्छा, मैं उन लोगों से ही यही पूछना चाहूंगा कि भाई आप लोग बच्चों को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी जो कहानी बता रहा था उसमें यही था कि जो मेरे जो टीचर थे वहाँ पे, एक टीचर बहुत अच्छे मिल गए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा
अपना टाइम वेस्ट ना करो, तुम किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाके बैचलर इन फाइन आर्ट्स कर लो। एक बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर या ड्राइंग, तीनों में से कोई एक चीज आनी चाहिए। मैं स्कल्पचर डिपार्टमेंट था वैसे। अभी आजकल आर्ग्यूमेंट ये होने लगा कि एनिमेशन इंडस्ट्री में ही क्यों आना चाहते हो, तुम प्रोडक्ट डिजाइन में चले जाओ, तुम कम्युनिकेशन डिजाइन में चले जाओ, इलस्ट्रेटर बन जाओ, ग्राफिक डिजाइन में चले जाओ, मॉडलर बन जाओ। अरे भाई, तुमने एडवर्टाइज किया था कि हम लोगों को एनिमेटर बनाओगे, गाइडेंस दोगे, पढ़ाओगे, 100 स्टूडेंट्स को एनरोल करते हो, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो पाते हैं किसी इंस्टीट्यूट से किसी बड़े स्टूडियो में, और वो बड़े स्टूडियो में भी उनको 1 महीने बाद लात मार के निकाल देते हैं, क्योंकि उनको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि तुम पढ़ाते नहीं हो। आर्ग्यूमेंट ये है कि तुम पढ़ा नहीं रहे हो, ठीक है कि नहीं? पहले पढ़ाना सीख लो। तुम जैसे टटपुंजी एनिमेशन इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे बीएससी इन एनिमेशन पढ़ाते हो तुम लोगों को ये आइडिया भी है, जब हम लोग जाते हैं नौकरी पाने तो तुम लोगों को पता है ये जो एचआर है ये हम लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या देती है? वो कहती है कैंडिडेट को 2D एनिमेशन आना चाहिए, उसको 3D एनिमेशन भी आना चाहिए, उसको प्रोडक्ट डिजाइन की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, उसको ग्राफिक डिजाइन की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसको गेम डिजाइन की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसको VFX भी आना चाहिए। अरे वाह! और अगर वीडियो एडिटिंग आ रही है तो प्लस पॉइंट। मतलब तुम समझ रहे हो, ये एक इंसान के अंदर पूरा स्टूडियो ढूंढते हैं। और सैलरी क्या देते हैं? 10,000 से 15,000। किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन स्टेट में हो अगर तो ये 30,000। इतनी महंगाई के टाइम में तुम इतनी कम सैलरी भी दे रहे हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें एक चलता फिरता स्टूडियो मिल जाए तुम। और ये एचआर हम लोगों को घोस्ट भी करती हैं, घोस्ट हायरिंग, जिसमें ये हम लोगों को कहती हैं कि हायर करेंगे, बात भी होती है, उसके बाद गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से सींग। हम लोगों को एडमिशन लेने के टाइम पे नहीं बताई जाती जब हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे होते हैं जहाँ पे BSc इन एनिमेशन पढ़ाई जा रही होती है। मेरा तो केस ये हुआ था, जब मैं BSc इन एनिमेशन पढ़ रहा था तो मैंने तो बवाल जब किया कि भाई आप जो करिकुलम में है वो पढ़ा नहीं रहे हो, तो भाई उन्होंने मेरा मुंह बंद करने के लिए उन्होंने कहा था ठीक है, जो तुमने 2 साल पढ़ा है उसको डिप्लोमा में कर दो। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मैं छोड़ रहा था और मेरे ही छोड़ते और भी लोगों ने भी छोड़ा, पर इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोड़ के जा रहा है। इनको ये फर्क पड़ता है कि हर साल नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, एक नया बकरा फांसा है कि नहीं। जो ये ऑनलाइन गुरुज भी आ गए हैं पढ़ाने के लिए ना, ऑनलाइन एनिमेशन पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी कहीं जॉब नहीं दिलवा पाते हैं, वो इंडस्ट्री रेडी नहीं करवा पाते हैं। क्यों नहीं करवा पाते हैं? क्योंकि खुद को नॉलेज हो तब ना। अपनी एनिमेशन इंडस्ट्री क्यों पीछे जा रही है? क्यों जो SS राजमौली बड़े डायरेक्टर हैं उनको बाहर टैलेंट ढूंढना पड़ रहा है? इंडिया में टैलेंट है, इंडिया में एनिमेटर्स की कमी नहीं है, अच्छे एनिमेटर्स भी हैं, पर वो दूसरों के लिए ही काम करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं भाई, इसलिए इंडस्ट्री गैप है बहुत बड़ा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिनको एनिमेशन अच्छे से पढ़ना है वो 2 बड़े टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे एनिमेशन होता है, क्लासिकल 2D हैंड ड्रॉ एनिमेशन होता है। और दूसरी जगह है IDC इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर जो IIT बॉम्बे के अंदर है, मतलब IIT बॉम्बे का पार्ट है। मूड बोर्ड कैसे होता है, कम्युनिकेशन डिजाइन क्या होती है, कैरेक्टर डिजाइन क्या होती है, हर चीज समझा दी जाएगी यार। चलो यार। दुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी